नमस्कार, मैं एच.एस. मालवीय, अधीक्षण यंत्री, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लगभग 35 साल से कार्य कर रहा हूँ और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में जहाँ तक विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, चाहे वो औद्योगिक प्रदूषण हो, शहरों से होने वाला प्रदूषण हो या कमर्शियल एक्टिविटीज से होने वाले प्रदूषण हो, इन सब पे हमने बहुत बारीकी से कार्य किया है। और मैं पर्यावरण के क्षेत्र में अभियांत्रिकी में, खासतौर पर पर्यावरण अभियांत्रिकी में एमटेक हूँ। साथ ही मैंने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लगभग सभी डिविजन्स में काम किया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत मैं ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय में तथा उनके हेड ऑफिस दिल्ली में कार्य किया हूँ। और इन सब कार्यों से ये उभर के आता है कि जब आपको बहुत वाइड अनुभव होता है इस क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को सेटिस्फाई करने में और पोल्यूशन कंट्रोल की दिशा में कार्य करने में मदद कर पाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे खासतौर पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जिसमें जल प्रदूषण खासतौर पे जो शहरों और स्थानीय कार्यों से निकलता है सीवेज, कमर्शियल एक्टिविटी, होटल एंड रिसोर्ट इत्यादि से निकलने वाले एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से निकलने वाले दूषित जल। इसी प्रकार वायु प्रदूषण में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल इमिशन है, जो हम ईंधन विभिन्न प्रकार के यूज़ करते हैं उनसे होता है। कमर्शियल एक्टिविटीज से होने वाले इमिशन, वाहन प्रदूषणों से होने वाला इमिशन, और बाद में नॉइज पोल्यूशन को भी वायु प्रदूषण का अंग माना है। तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत नॉइज पोल्यूशन के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार उद्योगों और घरेलू एक्टिविटी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों में खासतौर पे परिसंकटमय अपशिष्ट, जिसको हम खतरनाक अपशिष्ट भी कह सकते हैं, घरेलू कार्यों से निकलने वाला म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से भूमि और उसका प्रदूषण, और अन्य प्रकार के वेस्ट जैसे ई वेस्ट है, बैटरी वेस्ट है, ये सारी चीजें भी किसी तरह से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आज हम चर्चा करेंगे, इनमें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। मैं अभी आप सभी को हर एक एक्ट और उनमें क्यों उनकी आवश्यकता पड़ी उसके संबंध में क्रमशः बताऊंगा। आप देखेंगे कि जल अधिनियम 1974 खासतौर पे जो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लगभग 150 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम में ये रेजोल्यूशन पास किया था कि वर्ल्ड में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए हमें नियम बनाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण कैसे करें उसके ऊपर हमें संगठित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। और उसी के उपलक्ष्य में 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारत में सबसे पहले जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, परंतु आप देखेंगे तो जो लॉ की फॉर्म में है या नियमों और अधिनियमों के तरीके से प्रथम जो एक्ट आया है वो है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। और ये एक पार्लियामेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये जल जो है वो राज्य का सूची में जुड़ा हुआ है, तब भी ये अधिनियम इतना अच्छा बनाया गया है। इसमें कुल 8 चैप्टर हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स पर चर्चा की गई है और इनमें 64 सेक्शन दिए गए हैं। तो इस एक्ट को अगर देखें तो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, जिससे आप समझ पाएंगे कि जो हमारे आसपास जल प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को हम कैसे रोकें और उसका नियंत्रण कैसे करें। और इसके जो पर्पस है वाटर पोल्यूशन, तो हम नियंत्रण और कंट्रोल के द्वारा इसमें उसकी होलसमनेस को कैसे मेंटेन करें, इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसमें इसी अधिनियम में प्रावधान है
जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के गठन किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है और राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन किए गए हैं, जिनके विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि इन बोर्ड्स का गठन करने से कुछ होने वाला नहीं था, अतः इन अधिनियम में इनको पावर्स दिए गए हैं और उनके फंक्शन, उनके कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं, जिससे वो केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अपनी फंक्शंस के बारे में, पावर्स के बारे में एक्सरसाइज करते हुए पोल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन पर कार्य कर सकें। अगर हम प्रारंभिक चैप्टर देखें तो ये अधिनियम का खासतौर पे नाम है, जिसमें हम बोल सकते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, और इसमें विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन दी हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो बोर्ड क्या है, तो इस अधिनियम में जो सेक्शन 4 है उसके तहत इनका गठन किया गया है और इसमें 17 सदस्य होते हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों को भी शामिल किया गया है ताकि उन सबका इनपुट मिल सके। फिर पोल्यूशन क्या है, इसको बताया गया है कि जो खासतौर पे अगर आप पानी देखें, आप जो सामान्य पानी है अगर उसमें कुछ मिला देते हैं और उसकी मात्रा इतनी हो जाती है जो आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव डालने लग जाए, तो उस स्तर को हम पोल्यूशन बोलते हैं। और इन जो एक्सेस मात्रा में जो कुछ डाला जा रहा है उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें जो खास तौर पे पोल्यूशन जनरेट करने वाले हैं उनको हम ऑक्यूपायर बोलते हैं, लाइक इंडस्ट्री के मालिक हैं और वो है। तो इस अधिनियम में जो कार्यवाही का प्रावधान है खासतौर पे कंपनी, ऑक्यूपायर और इन सबके विरुद्ध है। दूसरा, कई डेफिनेशन दिए हैं जिसमें सीवर और स्ट्रीम्स का दिया है। स्ट्रीम में आप देखेंगे तो नदी, तालाब और हमारे नेचुरल स्ट्रीम्स आ जाते हैं। इसका चैप्टर 2 देखेंगे तो इसमें खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मेंबर्स। तो हम अगर देखें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत गठित है और वो खासतौर पे स्टेट बोर्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल मिनिस्ट्री को अवगत कराते हैं। देन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो राज्यों में होते हैं, और इसी प्रकार जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी होती है, और जहाँ कहीं स्टेट और ये नहीं है वहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से कार्य किए जाते हैं। इन अधिनियमों में इनके जो सदस्य और मेंबर होते हैं उनके सभी की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशंस निर्धारित की गई हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम की धारा 4 में किया गया है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सितंबर 23, 1974 को इस बोर्ड का गठन हुआ, और इसका जो मेन पर्पस है टू परफॉर्म द फंक्शन असाइंड बाय द बोर्ड अंडर दिस एक्ट। एंड धीरे धीरे कालांतर में जो अधिनियम 1981 आया एयर पोल्यूशन का, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, इनके तहत भी अनेकों जिम्मेदारियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई। मैं और जो सामान्य चैप्टर हैं उनके संबंध में चर्चा ना करके जो बोर्ड के पावर्स और फंक्शंस हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि हमारे दर्शक और श्रोता इस बात का लाभ उठा सकें कि इनके क्या फंक्शन है और कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नेशनल लेवल पर जो हमारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके एक्शन प्लान बना के जल वायु अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सुझाव या एक्शन प्लान बना के देते हैं। इसमें आप लोगों ने सुना होगा अभी बहुत सारी जो चल रही हैं, पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच का प्लान है जिसमें करीब 200-300 नदियों के जो स्ट्रेच पोल्यूटेड हो गए थे उनके ऊपर काम करने की जानकारी है। इसी प्रकार आप देखेंगे एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें 102 टाउन कंट्री के शामिल किए गए हैं, और उसमें केंद्र सरकार को उन सब योजनाओं को लागू करके कैसे हम उन शहरों का एयर पोल्यूशन कम कर सके उसके बारे में है। तो इसी कड़ी में अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश की 22 नदियाँ के कुछ हिस्से पोल्यूटेड थे, उनके लिए पूरे एक्शन प्लान बना के केंद्र सरकार को भेजे गए और उन पर काम हो रहा है। और 22 में से ऐसी 7 नदियाँ हैं जिनको हमने पोल्यूशन से फ्री भी किया है और वो नदियों में नहाने लायक पानी हो गया है। तो ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो नियमित मॉनिटरिंग करते हैं, करीब 280 नदी तालाब और इनकी मॉनिटरिंग करते हैं,
और उद्योगों में देखें तो करीब 33,000 स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उन सब की समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है। तो स्टेट इसको लागू करने के लिए अपनी पूरी मशीनरी के तहत लगा हुआ है, ताकि अपनी जो मुख्य जिम्मेदारी है कि कैसे हम अपना पर्यावरण और जल को स्वच्छ रख सके या उसकी होलसमनेस को मेंटेन कर सकें। इसी में एक सेक्शन है जल अधिनियम का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पावर टू गिव डायरेक्शन। अगर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी तरीके से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतता है या उनको पूरा नहीं कर पाता है, तो राज्य सरकार स्टेट बोर्ड को टेक ओवर कर सकता है या उनको मैंडेटरी और स्टैट्यूटरी डायरेक्शन दे सकता है। इसी प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बोर्ड की जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी करने के लिए 18(1)(b) के अंतर्गत निर्देश दे सकते हैं। जहाँ तक इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें राज्य बोर्ड के, जिसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो टू प्लान द कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, इसके तहत पूरे प्रदेश में हम लोग अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, जल प्रदूषण की हो, वायु प्रदूषण की हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हैं, उन सब के ऊपर प्लान बना के राज्य सरकार को सलाह देते हैं या प्रोग्राम बना के उसके इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई करते हैं। आप देखेंगे कि वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण के बारे में हमारी सीधी जिम्मेदारी नहीं है, तथापि इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरा जो मॉनिटरिंग करते हैं उसके आधार पे राज्य सरकार को भेजते हैं कि किस प्रकार के वाहन या किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करना चाहिए, तो ये सुझाव भेजे जाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जितने भी नेचुरल वाटर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस सब का डेटा हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रखा हुआ है, ताकि इसको जो रिसर्च स्कॉलर्स है और पब्लिक डोमेन में रखने से अगर कहीं पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उससे हमारी आम जनता भी, आम स्टेक होल्डर सभी लोग इससे विज्ञ हो सकें। टू ले डाउन दी स्टैंडर्ड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि हमारे यहाँ जो भी पोल्यूटेड वाटर निकलता है उसका उपयोग करने के लिए हम कैसे क्या क्या तकनीक कर सकते हैं जिससे हम उस पानी को रिसाइकिल रीयूज कर सकें और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। टू इवॉल्व द मेथड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट, लाइक इंडस्ट्रियल और सीवेज को हम यूज़ करके इरिगेशन, कूलिंग, बॉयलर इत्यादि में यूज़ करते हैं ताकि फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट कम हो सके। ये सब पोल्यूशन को असेसमेंट के लिए इन अधिनियमों में बोर्ड को एंट्री, इंस्पेक्शन और जानकारी एकत्र करने के लिए बड़े पावर दिए गए हैं। इसमें खास तौर पर देखेंगे तो जल अधिनियम की धारा 23, वायु अधिनियम की धारा 24 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 10। इन को बताने का आशय ये है कि जब भी कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या रेगुलेटरी एजेंसी स्टेक होल्डर्स के पास आती है तो उनके पास में ये फंक्शन और जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने जो जिम्मेदारियां दी है निभाने के लिए वो इन संस्थानों, चाहे उद्योग हो, चाहे दूसरे आपके होटल्स, रेस्टोरेंट और वो है, तो उनके एंट्री और इंस्पेक्शन के पावर उनके पास होते हैं। और इस एंट्री और इंस्पेक्शन के दौरान वो विभिन्न जानकारियों को एकत्रित कर सकते हैं, दस्तावेजों को कॉपी ले सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, और जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड फॉर एज ए प्रूफ। यहाँ एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी इंस्पेक्शन होता है तो वहाँ पे हमें बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, और वहाँ हमारे जो अधिकारी होते हैं उनको अपने सभी तंत्र को उपयोग करते हुए निरीक्षण और नोट करना चाहिए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट में जो फंक्शन है उन्हीं के तहत मध्य प्रदेश में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी लगाई गई है कि किसी भी उद्योग और संस्थान से हम जो भी उपचरित पानी है उसको बाहर नदी तालाब में छोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं। प्रयास करते हैं कि वो पानी को वहीं उपचार करके उसका उपयोग कर सकें। अगर हम इस अधिनियम का चैप्टर 5 देखें जो खास तौर पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन का है, और इसमें बोर्ड को विभिन्न पावर और उनके संबंध में दिया है कि हाउ टू एग्जीक्यूट देयर पावर्स। तो धारा 20 में पावर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन है,
और मैं इसकी अगर इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करूं, जैसे जल अधिनियम की धारा 23 में उनको पावर ऑफ एंट्री इंस्पेक्शन है, और ये जो हमारी सीआरपीसी की धारा है उसी के जैसा इसमें पावर दिए गए हैं। कोई भी जो पोल्यूटेंट जनरेट कर रहा है वो नदी तालाब में उसका डिस्चार्ज ना करे। अगर ये करता है तो धारा 24 के अंतर्गत उनके ऊपर कार्यवाही का प्रावधान है, और इस कार्यवाही के तहत उनको सजा और फाइन दोनों के प्रावधान है। अतः हमें नदी तालाबों को प्रदूषण से बचाना है और उसमें किसी प्रकार के पोल्यूटेंट मैटर को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 25 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिनियम के बनने के साथ ही जितने भी उद्योग थे उनमें ये कहा गया कि वो किसी भी प्रकार का पोल्यूटेंट या उद्योग स्थापित करने के पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सम्मति प्राप्त करेंगे। सम्मति का आशय ये था कि प्रदेश और देश के लिए नदी तालाब और जमीन पे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको छोड़ने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, और उन स्टैंडर्ड के तहत एक गाइडलाइन जारी की जाती है। इस गाइडलाइन में इनको उद्योगों को, संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है वो किस प्रकार उपचार करें और उस उपचार के पश्चात दूषित जल का कैसे निस्तारण करें। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 25, जिसके तहत सारे उद्योग, सारे होटल्स और अस्पताल, इन सबको सम्मति लेने की आवश्यकता है, और सम्मति लेने के साथ ही जल, वायु और सॉलिड वेस्ट का कैसे डिस्पोजल करना है उसमें गाइडलाइन दी जाती है, तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। धारा 26 सिर्फ इसलिए थी कि जो जब नियम बने थे 1974 में, तो उस समय जो उद्योग और संस्थान चल रहे थे उनको एक समय सीमा दी गई थी कि वो उस समय सीमा के अंतर्गत उसकी सम्मति प्राप्त कर लें। और इन नियमों में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बोर्ड को ही सारे पावर्स हैं। इसमें अगर बोर्ड कुछ ठीक नहीं करता है तो उसमें अपील और रिवीजन के प्रावधान भी हैं, और संस्थाएं और इवन आम आदमी को भी इसमें शक्तियां दी गई हैं कि वो कोर्ट और उसमें अपील कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा कुछ आपको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कुछ ग्लिम्पसेस हैं जिनमें खास तौर पे आप देखेंगे कि उद्योगों से जो पोल्यूशन होता है उसमें हम निरीक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी हैंडलिंग के दौरान होने वाले पोल्यूशन को भी हम एड्रेस कर सकें, और वो किसी प्रकार से बारिश या रनाफ होकर नदी, तालाब और ज़मीन में ना जाए, ताकि हमारे जलवायु का प्रदूषण ना हो और उसकी होलसमनेस मेंटेन रह सके। हमें निरीक्षण के दौरान बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखनी होती है जिनसे विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक निकलते हैं, देखने में आपको नहीं लगेगा कि वो बहुत प्रदूषित है, परंतु उनका पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कई उद्योगों में आप सॉफ्टनर देखेंगे, घरों में भी आप आरओ प्लांट देखते हैं, और इनसे जो निकलता है रिजेक्ट वाटर, उसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा होता है। डीएम प्लांट्स हैं, डीगी साइड से वेस्ट ऑयल और कूलिंग ऑयल निकलता है, कूलिंग ब्लीड निकलता है जिसमें कई एल्गीसाइड को यूज़ करते हैं। इस जल को अगर ऐसा सीधा ही निस्सारित कर दिया जाए तो ये हमारे नदी तालाब को प्रदूषित करता है। तो इन सब को जिसको हम हाई टीडीएस वेस्ट वाटर बोल सकते हैं, इनके उपचार के लिए आरओ, एमई और ड्रायर, जिसको हम जेडएलडी सिस्टम बोलते हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो इसमें से सारे सॉल्ट को अलग कर दिया जाता है और पानी जो इवैपोरेट होता है उसको कंडेंसेट करके रिसाइकल रीयूज कर लिया जाता है। तो ये एक तरीके से उपचार भी है और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स भी है। जहाँ कहीं लोगों में ये ज्ञान नहीं रहता है और वो इस पानी को, जिसमें हाई टीडीएस है, उसको अपने नदी तालाब में छोड़ देते हैं या ज़मीन पे छोड़ देते हैं, वहाँ धीरे धीरे टीडीएस बढ़ते हैं और अब बाद में आपको खारे पानी और उसकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं कहीं इसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं जो हमारे पानी में मिल जाए और वो रिसाइकिल होकर पानी पीने योग्य कर रहे हैं, तो उस समय वो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। उद्योगों में जो अपशिष्टों का भंडारण और स्टोरेज होता है उसको कवर्ड करने के लिए हम लोग बोलते हैं, ताकि बारिश इत्यादि के दौरान वहाँ निस्तारण ना हो और इसका रनाफ होकर किसी प्रकार के स्टीम उसको पोल्यूट ना करे। उद्योगों से जो दूषित जल निस्सारित होते हैं उनमें हम लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगवाते हैं, और इन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में ये सुनिश्चित करते हैं वो नियमित रूप से चलें और उनका उपचारित पानी पुनर्उपयोग हो सके, ताकि हम नेचुरल और फ्रेश वाटर कंजम्पशन को कम कर सकें और हमारे वाटर रिसोर्सेज को रिजुवनेट कर सकें। बहुत पहले अगर आप देखें तो कई बार लैंड एप्लीकेशन के स्टैंडर्ड थे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उसमें पानी का उपयोग ज़मीन पर किया जाता था, लेकिन उसके इम्पैक्ट इतने ज़्यादा थे कि बाद में उसको उपयोग करने को रोका गया
और अभी भी हम कहीं कहीं देखते हैं कि उसका कंप्लीट निवारण नहीं हुआ है, तो सॉइल का भी हमें डिकंटामिनेशन और शुद्धिकरण किया जा रहा है। उद्योगों के निरीक्षण में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए गए हैं वो नियमित रूप से चलें, और जहाँ कहीं इनमें हमें ऐसा लगता है कि वो ठीक से नहीं चला रहे हैं तो उनके ऊपर हमको विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी होती है, जिनके बारे में हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इनमें कंप्लीट ट्रीटमेंट करके पानी को रिसाइकिल और रीयूज किया जा सकता है। जो उद्योग और संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो चैप्टर 7 है जल अधिनियम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं और रेगुलेटर्स हैं उन सब के लिए भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें खास तौर पे जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी को जो पानी निस्तारित करने वाले हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हों, उद्योग हों, होटल हों, हॉस्पिटल हों, उन सबको सम्मति प्राप्त करना है, प्राधिकार प्राप्त करना है और उन प्राधिकार और सम्मति में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अगर वो उनका पालन नहीं करते हैं तब ये पेनल्टी और सजा का प्रावधान है इसमें। तो खास तौर पे इसका जो सेक्शन 41 है वो ऐसा है कि जिसमें हम लोग कहीं इंस्पेक्शन पे जाते हैं और कोई मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाया है या हम कोई कार्य कराना चाह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन हुआ था, उन दिशा निर्देशों का जो पालन नहीं करते हैं उनको सेक्शन 41 में हम लोग प्रोसिक्यूट करते हैं और उस पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें सजा और फाइन दोनों का प्रावधान है। अभी हाल ही में इन नियमों में थोड़े से केंद्र सरकार ने संशोधन किए हैं और उस संशोधन के तहत डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। उसमें खास तौर पे अगर देखें तो इसमें जो सजा का प्रावधान था उसको कम करके अभी पेनल्टी को ज़्यादा किया गया है। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये इसको राज्य सरकार को अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करने के बाद ही जो अभी संशोधन हुए हैं उनको हम लागू कर पाएंगे। तो हमारी सभी स्टेक होल्डर्स और जो हमारे लोकल संस्थान हैं उनसे निवेदन है कि जो सेक्शन 24 है, जो नदी तालाब में सीवेज बिना उपचार के डाल रहे हैं, उसका उपचार सुनिश्चित करें ताकि जो सेक्शन 24 है उसका वायलेशन ना हो और सेक्शन 43, 44, 45 इसके तहत कार्रवाई ना करना पड़े। तो हमें अपेक्षा है कि इन नियमों का सभी लोग पालन करेंगे और ताकि हमें लीगल प्रोसीडिंग्स पर नहीं जाना पड़े। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य है, अगर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी अगर वायलेशन करता है तो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं तो इन अधिनियम के तहत उनको भी प्रोसिक्यूट किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है, एक आम जनता भी 60 दिन का नोटिस देकर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जहाँ कहीं भी पोल्यूशन कर रहे हैं तो रेगुलेटरी एजेंसी को नोटिस देंगे और 60 दिन में अगर वो रेगुलेटरी एजेंसी, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो चाहे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, वो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो सीधे कोर्ट में उसको फाइल कर सकते हैं। और इन नए नियमों में जो बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीट किया गया है। एक मिसलेनियस चैप्टर भी है जिसमें एक्चुअली ये सबसे पहले नियम बना था और बड़ा विस्तार पूर्वक बनाया गया था इस नियम को। तो नियम बनाते समय ये ध्यान रखा गया था कि सिर्फ स्टेट बोर्ड ही ना रहें, तो उन्हें सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, स्टेट वाटर लेबोरेटरी और ऐसे ही उनके एनालिस्ट को भी नोटिफाई करने का प्रावधान किया गया, जिससे ये हम कर सके कि जो सैंपल इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के दौरान लिए जाते हैं उनका कहीं काउंटर चेक हो सके, उनका बैलेंसिंग हम कर सकें कि हाँ वो सत्यता प्रमाणित हो कि जो स्टेट बोर्ड रिपोर्ट कर रहे हैं वो रिपोर्ट ठीक है। इसके लिए सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, स्टेट वाटर लेबोरेटरी बनाई गई, एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है, इनको नोटिफाई किए गए हैं। इसी प्रकार एनालिसिस के लिए भी नोटिफिकेशन किए गए हैं। जहाँ तक अन्य चीज़ें हैं रिटर्न्स और रिपोर्ट फाइल करने की, ये वो है। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये एक अलग प्रावधान दिया गया है कि कई बार हम जो सैम्पलिंग मॉनिटरिंग करते हैं उसके दौरान बोर्ड के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उन मॉनिटरिंग और उस परिस्थिति के अनुसार जो सैंपल लेते हैं उन पर जो कार्रवाई करनी होती है, तो वो अगर कभी गलत भी हो जाए तो उसको गुड फेथ में माना जाता है और उसके तहत अधिनियम की धारा
59 में उनको रिलैक्स दिया गया है। इस अधिनियम में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसमें धारा 63 और 64 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने के पावर दिए गए हैं कि वो अपने इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकते हैं और नियम को लागू करने के लिए वो राज्यों को और संस्थाओं को दे सकते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। इस पूरे प्रशिक्षण में हमने जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं को जाना। हमने समझा इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन, उनकी शक्तियां एवं कार्य, जल प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े नियम, निरीक्षण और सैंपलिंग की प्रक्रिया, दोषियों पर लगाए जाने वाले दंड और प्रयोगशालाओं एवं रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जैसा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान पर्यावरण के सभी घटकों को संरक्षण के संबंध में चर्चा की गई थी और उसके बाद 1974 में जल अधिनियम आया और उस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते करते यह भी अनुभव किया गया कि वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसके लिए भी पृथक से अधिनियम लागू किया जाए और उसके लिए भारत सरकार ने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 बनाया गया और इस नियम को बनाते समय इसमें लगभग 7 चैप्टर हैं और 54-55 डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसके तहत उनमें स्टेट, केंद्र और अन्य संस्थाओं को क्या क्या करना है, कैसा होना चाहिए, बड़ा साइंटिफिक नियम है और इस नियम के तहत विभिन्न पोल्यूटेंट्स और इनको डिफाइन किया गया है। तो अगर हम जैसे देखें तो इस नियम का जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट सेंट्रल लेवल टू मेंटेन द होलसमनेस ऑफ द एयर, ये हमारे संविधान में भी दिया गया है कि हमें स्वच्छ वायु में रहने का दायित्व है सरकारों का कि वो हमें स्वच्छ वायु और वातावरण दें जिसमें हम आम नागरिक, आम सिटीजन उसमें स्वच्छ वायु में सांस ले सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियमों में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। प्राइमरी अगर हम देखें इसमें तो खासतौर पे ये नियम कब बने और पूरे देश में लागू किए गए। दूसरा, इसमें विभिन्न परिभाषाएं दी हैं कि एयर पोल्यूटेंट क्या है। बेसिकली वायु जो हमारे आसपास है उसमें एक निर्धारित मात्रा में तत्व रहने से हमें सांस लेने और हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे हमारे स्वास्थ्य को, हमारे वातावरण को, क्रिएचर्स को, प्लांट और प्रॉपर्टी को नुकसान होने लग जाए, उनको हम एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। और प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। तो जहाँ तक आप अभी भी देखते होंगे चर्चा में बहुत सारा कि दिल्ली में स्मॉग हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है, तो इन सब में हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पर्टिकुलेट मैटर है। पर्टिकुलेट मैटर में भी आप एयर पोल्यूटेंट में देखेंगे तो 2.5 PM 2.5 की बात करते हैं। तो ये सब अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं और इन सब का जो इम्पैक्ट है उसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि उनके एक्सपोजर होने पे स्वास्थ्य, पर्यावरण और हमारे क्रिएचर और प्रॉपर्टी के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस अधिनियम के अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो ये सेंट्रल स्टेट बोर्ड जो बने हुए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। जैसा पूर्व में जल अधिनियम के संबंध में चर्चा की गई थी और उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत स्टेट बोर्ड और सेक्शन 3 के अंतर्गत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के गठन हुए थे। इसी में चूंकि जो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया, इसमें भी उन्हीं प्रावधानों के अनुसार उन्हीं बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई कि वो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के साथ ही वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के कार्य करें। और इन कार्य करने के लिए इस अधिनियम में उनको पृथक से अलग से जो फंक्शन है टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन वो सौंपे गए। और जो वाटर एक्ट के तहत हम लोग कर रहे थे उनके पैरेलल ही हमें वायु अधिनियम के तहत प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सेंट्रल बोर्ड को पावर दिए गए हैं वो अपने फंक्शन करने के लिए स्टेट बोर्ड को या यूनियन टेरिटरीज को भी डायरेक्शन दे सकते हैं।
जहाँ तक इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू प्रिपेयर द प्लान टू अवॉइड द एयर पोल्यूशन एंड सिक्योर द एग्जीक्यूशन देयरऑफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड इसका प्लान तो बनाए, साथ ही उसको ऐसा भी बनाए कि उसका एग्जीक्यूशन हो सके। सरकार को उस प्लान को भेजा जाए, उसमें सारी व्यवस्थाएं की जाएं ताकि उसको कैसा इम्प्लीमेंट करें। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी मध्य प्रदेश के 7 शहर हैं जो एयर पोल्यूटिंग उसमें आते हैं, उसको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोलते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा इनमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप के तहत फंडिंग करके वहाँ के एयर एनवायरनमेंट को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है और इसकी बड़ी उच्च स्तरीय लेवल पे मॉनिटरिंग की जाती है। इसके बड़े माइक्रो प्लान बनाए गए हैं जिसमें हम खासतौर पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि शहरों में कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, उसके कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो रोड कंडीशंस है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, और घरों तथा कमर्शियल एरिया में जो ईंधन उपयोग होता है जो डर्टी टाइप का होता है, खासतौर पर हम कोयले की बात करें या हम फर्नेस ऑयल की बात करें, तो ये ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो जब ये एक्शन प्लान बनाए गए एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए तो इनमें ये बताया गया कि इनको या तो हम रिप्लेस करें या इनमें हम कंट्रोल इक्विपमेंट लगाएं। तो जहाँ तक इन 7 शहरों की अगर हम बात करें तो इनमें जो माइक्रो प्लान बने हैं उसमें उद्योगों द्वारा जो कुछ भी थे सॉलिड फ्यूल की जगह क्लीन फ्यूल उपयोग करने की बात कही गई है। रोड्स को सेंटर टू सेंटर इवन शोल्डर भी उनके पक्के कर दिए जाएं, उनमें प्लांटेशन कर दिया जाए तो हम इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही फ्यूल रिप्लेसमेंट की भी इन जनरल बात की जा रही है। कई बार आप देखेंगे कि लेफ्ट टर्न खुला नहीं होने से पूरा ट्रैफिक जाम होता है, तो इसमें बड़े हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके इन प्लान्स में ये भी तय किया गया है कि शहरों में जो ट्रैफिक है उसका स्मूथ मूवमेंट होगा तो निश्चित तौर पे जो गाड़ियाँ रुकने से पोल्यूशन होता है उस पर हम कमी ला सकते हैं। इस अधिनियम के तहत बोर्ड को फंक्शन दिए गए हैं, वो इंस्पेक्ट ऑल द रीजनेबल टाइम एनी कंट्रोल इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंप्लाइज विद दिस एक्ट। तो इंस्पेक्शन का पर्पस ये है कि हम जो उनको सलाह दिए हैं, जो कंट्रोल इक्विपमेंट लगवाए हैं, वो विधिवत चल रहे हैं कि नहीं, उनमें जो पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वो जो स्टैंडर्ड दिए थे उनके अनुसार है कि नहीं। तो इसके लिए स्टेट बोर्ड्स को उनके फंक्शन में ये जोड़ा गया है कि वो इन प्लांट्स के इंस्पेक्शन करें। और उन एक अधिनियम है, इसी अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करने का प्रावधान है। इसमें मध्य प्रदेश को संपूर्ण रूप से एयर पोल्यूटिंग एक कंट्रोल एरिया डिक्लेयर किया गया है, अतः ये अधिनियम के प्रावधान पूरे मध्य प्रदेश पे लागू होते हैं। इसी प्रकार स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड बनाने का भी काम करता है। इसमें फंक्शन दिया गया है टू ले डाउन द स्टैंडर्ड इन कंसल्टेशन विद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो खासतौर पे अगर हम कहीं देखें कि ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे अलग टाइप का पोल्यूटेंट और इमिशन हो रहा है या उस क्षेत्र में हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखना है, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वहाँ का प्रस्ताव बना के उसके अध्ययन रिपोर्ट के साथ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजता है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश बोर्ड की सलाह के आधार पे उन स्टैंडर्ड को, खासतौर पे वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, उसको रिवाइज करने का प्रावधान करता है और अनुमति देते हैं। इस अधिनियम के चैप्टर 4 में अगर देखें तो एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल किया जाए वो शक्तियां दी गई हैं, और उसका बड़ा प्रथम जो सेक्शन है सेक्शन 19 में पावर टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में वायु प्रदूषण ना हो या सेंसिटिव है तो हम उसको एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी कड़ी में 1987 में मध्य प्रदेश को पूरा एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर किया गया है, अतः यहाँ पे पूरे प्रदेश में वायु अधिनियम के सारे प्रावधान लगते हैं और जो लोग इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं उस सबके विरुद्ध कार्यवाही का इसमें प्रावधान है, जिसमें खासतौर पे अगर देखें तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पोल्यूशन के ऊपर मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्यवाही करता है और व्हीकुलर पोल्यूशन पे आरटीओ को पावर दिए गए हैं और नॉइज पोल्यूशन में खासतौर पे एसई और एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर
एसपी और कलेक्टर्स को पावर दिए गए हैं कि वो नॉइस पोल्यूशन अगर होता है तो उसको कैसे रेगुलेट करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। इस अधिनियम की एक धारा बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स है, वो दिया गया है। तो जितने भी उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में जो इमिशन होते हैं उनको नियंत्रण के लिए, उनकी सेकेंडरी पोल्यूशन जो व्हीकुलर मूवमेंट है या उनके यूटिलिटीज है, डीजी सेट इत्यादि से भी जो इमिशन होता है उसको कैसा नियंत्रण करें, इसके लिए उनको वहाँ पे कोई भी निर्माण करने के पहले मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सम्मति लेनी होती है, स्थापना सम्मति लेनी होती है। तो पहले वो पूरा लगाते हैं। उस स्थापना सम्मति देते समय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों को ये सलाह देता है कि वो किस प्रकार के उपकरण लगाएं और उससे जो उत्सर्जन होगा, जो वायु प्रदूषण होगा, वो किस सीमा तक का हो। तो ये स्टैंडर्ड उनको दिए जाते हैं और फिर बाद में जो एंट्री इंस्पेक्शन के पावर हैं उसके तहत हम लोग निरीक्षण और मॉनिटरिंग करके उनमें देखते हैं कि वहाँ का पोल्यूशन लेवल क्या है। अगर वो पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है तो फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई का प्रावधान है, जिसके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे कि हाउ टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स, तो वो पूरा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इस अधिनियम में ये बोर्ड को पावर दिए गए हैं कि अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और वो नियमों के तहत भी है लेकिन उसको कम करना है, तो उसके लिए भी हम कोर्ट के तहत इंटरवेंशन के माध्यम से उस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सभी स्टेक होल्डर जो एयर पोल्यूशन करते हैं, इवन उन्होंने जो सम्मति ली हुई है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बोर्ड को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और कभी भी ऐसे कोई एक्सीडेंटल या ऐसा डिस्चार्ज होता है तो उसके दौरान भी सेक्शन 23 के तहत उनको जानकारी देने का प्रावधान है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और वहाँ कोई अनटूवर्ड एक्शन हो जाती है तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है और इसके विरुद्ध उनके अगेंस्ट कोर्ट और अलग टाइप की कार्रवाई किए जाने के प्रावधान अधिनियम में हैं। ये जो धारा 24 है इसमें पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन का है। ये जब भी हमारे अधिकारी कर्मचारी इन उद्योगों के एंट्री और इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको एक नोटिस देने का प्रावधान है कि हम पूर्व सूचना दें और सूचना देने के बाद ही हम इंस्पेक्शन पे जाएं। इस अधिनियम में ये भी है कि जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो नेसेसरी असिस्टेंस है, लाइक किसी चिमनी के ऊपर चढ़ना है तो वहाँ पे रेलिंग प्रॉपर होना चाहिए और जहाँ कहीं सपोर्ट और उसकी ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, वहाँ सुरक्षा प्रदान करें। तो इसमें पावर एंट्री इंस्पेक्शन के दौरान उनको सभी सहायता देने का ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है जो पोल्यूटेंट जनरेट करते हैं और सम्मति लेते हैं। स्टेट बोर्ड के अधिकारियों को पावर है कि वो अपने कार्य को करने के लिए, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आवश्यक जानकारी है वो उद्योग और संस्थानों से प्राप्त करें। तो हमारी सभी स्टेक होल्डर से ये अपेक्षा रहती है कि वो निरीक्षण के दौरान उनका सहयोग करें और जो लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा चाही जाती है उसको हमें उसी समय उपलब्ध करा देना चाहिए ताकि नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। इसमें बड़ी अच्छी प्रक्रिया दी गई है कि हम वहाँ पे स्टेट बोर्ड के लोग जाके वहाँ पे लीगल सैंपलिंग करते हैं। उसकी इस नियम में पूरी प्रक्रिया दी गई है जिसको हम बहुत बारीकी से अगर देखें तो उनकी प्रेजेंस में ही वो सैंपल लिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार उनकी बंटवारा करके स्टेट लेबोरेटरी और उसमें एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। और इसको जो सैंपलिंग है, लीगल सैंपलिंग, वो हमारे जो बोर्ड के ऑथोराइज एनालिस्ट होते हैं, नोटिफाइड होते हैं, गजेटेड होते हैं, उनके द्वारा की जाती है ताकि इसमें किसी प्रकार का संशय ना रह सके। और इनके एनालिसिस के लिए भी स्टेट लेबोरेटरी और NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज बनाई गई हैं ताकि हम उसका एनालिसिस प्रॉपर रूप से करा सकें। अब जो खासतौर पे आप देखेंगे कि उसको कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रखा जाए तो उसकी मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन किया गया, लेकिन जहाँ कहीं भी उनका वायलेशन पाया जाता है, जो हमने सम्मति दी हुई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उन सम्मति और प्राधिकारों की शर्तों का अगर उल्लंघन पाया जाता है उस निरीक्षण और मॉनिटरिंग में, तो ये चैप्टर 6 में उसकी पेनाल्टी और कैसे पेनाल्टी लगेगी उसकी प्रोसीजर बनाई गई है। तो खासतौर पे आप देखेंगे कि जो उद्योग जिनको धारा 21 में सम्मति लेना है और वो नहीं ली है, तो उनके ऊपर सेक्शन 37 में
कार्यवाही का प्रावधान है। इसी प्रकार हम अगर किसी कार्य के लिए उद्योगों में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए अगर निर्देश देते हैं तो उन निर्देशों का अगर पालन ना हो तो भी उनको सेक्शन 37 में कार्यवाही का प्रावधान है। इसमें हाल ही में अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सजा के प्रावधानों को हटा के पेनाल्टी के प्रावधान लगाए गए हैं और एजुकेटर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जहां कहीं भी हो अपील करना हो तो एजुकेटर के पास हम अपील कर सकते हैं। एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या रेगुलेटरी एजेंसीज अपना वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे अपने उपकरण इत्यादि लगाते हैं, अगर कोई संस्था उनके साथ छेड़छाड़ करती है, उनको तोड़ती है, उनको हटा देती है, तो उनके ऊपर सेक्शन 38 के तहत पेनाल्टी की कार्रवाई की जा सकती है। तो हमें सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान रखें कि रेगुलेटरी एजेंसी के इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन को सपोर्ट करने वाले जो उपकरण वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं उनमें क्रमशः कृपया ध्यान रखें कि उनका छेड़छाड़ी ना करें, उनको इधर उधर ना हटाएं, ताकि उनका जो कार्य है वो नियमानुसार कर सकें। अगर आपको उनके रखने से कोई वाहन मूवमेंट में या किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो जो संस्था के अधिकारी जाते हैं उनको बताएं और उनको उन्हीं के समक्ष समुचित जगह पर लोकेट कराएं, ताकि हमें सेक्शन 38 के तहत कार्रवाई का अट्रैक्शन ना हो। इसी प्रकार 39 में भी पेनाल्टी ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट कहा गया है। इसमें खासतौर पे उसी में जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमें जो एक्टिविटी करनी है और वो कंटिन्यू रहती हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हम कोर्ट में जाके करते हैं। सेक्शन 40 है ऑफेंस बाई कंपनीज। कई बार आप देखेंगे कि कंपनी जॉइंटली बनी होती है, उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं और उन डायरेक्टर्स ने अपना सारा काम, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो किया है, लेकिन वहाँ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है और कंपनी के ऊपर फाइन पेनाल्टी का प्रावधान है। और ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि कंपनी के रहते हुए कोई डायरेक्टर और ऑक्यूपायर द्वारा उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की गई हैं तो फिर उनके डायरेक्टर को भी सजा और पेनाल्टी का प्रावधान इसमें है। इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज और संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई का है। इस अधिनियम की धारा 41 में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसमें खासतौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप देखेंगे जहां लोकल बॉडीज हैं, जहां स्थानीय संस्थाएं हैं, उन डिपार्टमेंट से जो पोल्यूशन होता है, चाहे वो नदी तालाब में सीवेज का डिस्चार्ज हो, इन संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले डिगी सेट इत्यादि से होने वाला पोल्यूशन हो, उस पोल्यूशन से अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके द्वारा अगर समुचित कार्रवाई नहीं की गई तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जहां हम जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, जो भी ऑक्यूपायर है उसकी जिम्मेदारी है कि नियमों के प्रावधानों के तहत अपनी ड्यूटी को पूरा कर लें। अगर वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं उस पद पर रहते हुए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई ना करके सरकार अपने जो नियमानुसार है वो कार्रवाई करती है। इसमें कई बार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो एक्शन ली जाती है वो गुड फेथ में मानी जाती है अगर कभी कुछ गलती होती है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का, जैसा कि आपको जल अधिनियम में भी बताया गया था कि कहीं पे भी अगर आप एयर पोल्यूशन का ऑफेंस पाते हैं और आपको लगता है कि जो संबंधित संस्था है, रेगुलेटरी एजेंसी है, वो कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वहाँ पे एक आम नागरिक भी 60 दिन का नोटिस देके कार्रवाई कर सकता है। 60 दिन में अगर वो विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो वो फिर सीधा कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में फिर विभाग की जिम्मेदारी भी तय होती है, वो अपना जवाब देते हैं। इस अधिनियम में जो बोर्ड के सदस्य हैं, ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। पब्लिक सर्वेंट मानने का पर्पस ही ये है कि जितने भी अधिनियम हैं इनको लागू करने के जो प्रावधान हैं वो पब्लिक के लिए ही बने हुए हैं। पब्लिक की सुरक्षा, पब्लिक के स्वास्थ्य और उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की दृष्टि से ये बने हुए हैं और हम उनके प्रावधानों को लागू करते हैं तो उनको लागू करने के लिए जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो जिम्मेदार हैं और उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। इस अधिनियम में बाकी रिपोर्ट्स और उसका है। तो नेक्स्ट में अगर आप देखें
तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को बड़े पावर दिए गए कि अगर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते हैं और एयर पोल्यूशन कंट्रोल की दिशा में जो उनके फंक्शन है उनको पूरा नहीं करते हैं, उस स्थिति में राज्य सरकार स्टेट बोर्ड को सुपरसीड कर लेती है और 6 महीने के अंतर्गत दूसरा बोर्ड गठन का उसमें प्रावधान है ताकि वो अपने दूसरा बोर्ड बनाए। ऐसे ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, जैसा कि वाटर एक्ट में दिया गया था, ये प्रावधान किए गए हैं। रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एक्ट और डिफरेंट टाइप की जानकारी रखने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। यहाँ अगर सेक्शन 53 और 54 को देखें हमारे इस एक्ट के, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी नियम बनाने के पावर दिए गए हैं ताकि वो अपने लोकल कंडीशन के आधार पर या पूरे देश में कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और उनको लागू करना है तो केंद्रीय सरकार द्वारा भी नियम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। एयर पोल्यूशन पे अगर हम देखें तो जब कभी भी निरीक्षण के दौरान जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वहाँ जो उपकरण है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। तो नॉर्मली हम कई बार ऐसे ड्रोन से इत्यादि से भी फोटो लेते हैं ताकि एक बड़ी बड़ी प्रीमाइसेस का अवलोकन कर सकें और उनमें जहाँ कहीं भी पोल्यूशन हो रहा है उसका एक जायज़ निरीक्षण हो सके। ये आप जैसे सीमेंट प्लांट का देख रहे हैं तो इनको एक बर्ड आई व्यू में देखें तो ये पूरा देख पाते हैं और यहाँ उसके पोल्यूशन की स्थिति को भी हम देख पाते हैं। ये जो इंडस्ट्री है इसमें जो भी बैग फिल्टर और वो है, लेकिन ये चलाते नहीं है, उस दौरान ऐसे दृश्य दिखते हैं और इसके नियंत्रण के लिए बैग फिल्टर और ESP इत्यादि की स्थापना कराई जाती है। जहाँ कहीं भी चिमनियों से इमिशन होता है वहाँ पे बड़े सुरक्षित मॉनिटरिंग का प्रावधान करना होता है ताकि उनसे जो इमिशन हो रहा है उस इमिशन को वहाँ सुरक्षित रूप से हमारा मॉनिटरिंग स्टाफ जा सके और मॉनिटरिंग कर सके। तो ये सुरक्षित लैडर लगाना, उसकी व्यवस्था करना, ये ऑक्यूपायर या जो मालिक है उनकी जिम्मेदारी है। ये जो हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की बात करते हैं, उद्योगों से जो पोल्यूशन निकलता है उस पोल्यूशन, ऐसे पोल्यूटेंट जहाँ हाई TDS होते हैं वहाँ हम ZLD जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, शून्य निस्राव की पॉलिसी लागू किए हैं। वो कैसे होता है, इसमें सबसे पहले जो हम वेस्ट वाटर है उसका उपचार करते हैं। उपचार के बाद उसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से पास किया जाता है। फिर जो रिजेक्ट निकलता है उसको मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर से पास करते हैं और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर के बाद जो स्लरी बच जाती है जिसमें साल्ट ज़्यादा होता है उसके उपचार के लिए ड्रायर लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि करीब करीब 90 से 92% तक पानी को रिसाइकिल कर लिया जाता है और जो उसमें पोल्यूटेंट होते हैं, जो पोल्यूट होता है वो पूरा का पूरा साल्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसे हमारे पीथमपुर में स्थापित एक जो संस्था है CTSDF उसको दे दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित निपटान हो जाए उसका। तो इस प्रकार जो वायु प्रदूषण है उस पर हम लोग नियंत्रण की कार्यवाही करते हैं। पूरे प्रशिक्षण में हमने वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं को जाना। हमने समझा इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन, उनके अधिकार और कार्य, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम, निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया, मानकों के अनुसार उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसों पर रोक तथा जुर्माने और कानूनी कार्यवाही से जुड़े प्रावधान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जैसा कि अभी हमने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के संबंध में उनके प्रावधान, उनको लागू करने के लिए गठित संस्थाओं, इनके संबंध में चर्चा की गई। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद में भारत सरकार लेवल पर ये महसूस किया गया कि देश के लिए कोई एक अम्ब्रेला कानून होना चाहिए जिससे अगर देश में कहीं पे भी जो पोल्यूशन, एक्सीडेंट और इत्यादि होते हैं उन पे कैसे भारत सरकार नज़र रख सके और उनको एकजाई रूप से पूरे देश में लागू कर सके। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, साथ ही 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके मंतव्य को ध्यान में रखते हुए 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
निगमित किया गया। और इस नियम में खास तौर पे आप देखेंगे तो जल वायु प्रदूषण के साथ साथ में जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हैं और खासतौर पे हजार्डस वेस्ट का जो मूवमेंट था, इंटर कंट्री मूवमेंट था, उन सबको ध्यान में रख के इन नियमों को बनाया गया। और इनमें भारत सरकार ने खासतौर पे ये प्रावधान किया गया कि वो पूरे देश के लिए नियम बना सके और पूरे देश में जहाँ कहीं भी प्रदूषण की स्थिति है उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, उसको ध्यान में रख के ये नियम बनाए गए हैं। और इन नियमों का जो मूल मंतव्य है वो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है और इससे संबंधित अन्य मसले भी है। इसका आशय ये है कि हम सिर्फ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात ना करें, हम कैसे उसको और कंजर्व कर सकते हैं, खास तौर पे जो वेस्ट हैं, जो मटेरियल हैं, उनको कैसे रीयूज, रिसाइकिल, उसके तरफ विचार कर सकते हैं। तो उस मंतव्य से ये अधिनियम बनाया गया और 23 मई 1986 को पूरे देश में लागू किया गया है। इसमें भी इनने अलग अलग चैप्टर्स को रखा है, जैसा कि हम जल और वायु अधिनियम में भी देखे थे कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स क्या हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पावर्स क्या हैं। इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें और इम्प्रूव करें, तो इसके लिए उनने इसमें जो रखे हुए हैं खास तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, नेशन वाइड प्रोग्राम बनाना और पृथक से स्टैंडर्ड ले डाउन करना। जहाँ कहीं स्टेट बोर्ड के पास रिसोर्स नहीं होते हैं वहाँ सेंट्रल से स्टैंडर्ड बना के लागू करना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज, अभी आप सुनते होंगे कि एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन नियमों के तहत सेक्शन 3 में ये प्रावधान रखा है कि देश में कोई भी एरिया अगर उनको लगता है कि यहाँ पे हम अनप्लान डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते, वहाँ वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और इसी सेक्शन के अंतर्गत भारत में सबसे पहले 1994 में EIA नोटिफिकेशन 1994 आया और उसी को बाद में री-इंजीनियर करके EIA नोटिफिकेशन 2006 लाया गया। इनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसमें ख़ास तौर पे देखें तो बड़े पावर प्लांट हैं, पोल्यूटिंग डिस्टिलरीज हैं, माइनिंग एक्टिविटी हैं, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। साथ ही इनमें बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, जो बहुत बड़े बड़े एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उनको भी इस नियम के दायरे में EIA नोटिफिकेशन के अंतर्गत लिया गया है। इसमें जो सेक्शन 4 है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर फॉर देयर पावर एंड फंक्शन, ये खास तौर पे जो सेक्शन 3 में हमने भारत सरकार जो कुछ काम कर सकती है देश में, उनको लागू करने के लिए भारत सरकार लेवल से भी अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां उन्हें अपने स्तर पर रखी हुई हैं, ताकि वो देश में कहीं पे भी जहाँ कहीं रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पोल्यूशन कंट्रोल की बात है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात है, कंजर्वेशन की बात है, उसको लागू करने के लिए इस नियम के तहत वो अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है अगर इसका देखें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, पावर टू गिव डायरेक्शन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस धारा के तहत ये पूरे पावर है उनके पास कि वो अपने जो फंक्शन हैं उनको लागू करने के लिए, या हम जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हों, या कोई बहुत नेशनल पोल्यूशन लेवल का कोई इशू हो, उसमें इसके तहत सेक्शन 5 के अंतर्गत वो समयबद्ध रूप से डायरेक्शन दे सकते हैं, जिनको कंप्लाई करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। इनमें बहुत कठिन प्रावधान है जिसके तहत वो इंडस्ट्री को बंद कर सकते हैं, उनके काम को रोक सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस और ऑपरेशन को बदल सकते हैं, और इवन कलेक्टर को भी निर्देश दे सकते हैं कि वो वहाँ जाके उसको एग्जीक्यूट कराए। स्टॉपेज ऑफ दी सुविधाएं, खासतौर पे आप देखें तो उनका जल और पानी को रोक दिया जाता है ताकि उनकी बिजली कटवा दे, ताकि वो एक्टिविटी नहीं हो और जो पोल्यूशन हो रहा था उससे उस पर नियंत्रण हो सके। उसके वाटर सप्लाई को रोक देते हैं ताकि वहाँ जो वाटर जाता है और वाटर पोल्यूट होता है वो कम हो सके। और एनी अदर सर्विस, अगर कोई थर्ड पार्टी को भी बोलना है जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या
अन्य सुविधाएं दे रहे हैं, उन सुविधाओं को रोकने को। तो ये एक्चुअली अगर आप देखें क्रिमिनल एक्ट में 133 सेक्शन में जो पावर दिए गए थे एसडीएम्स को, वो वैसे ही पावर हैं। इसके तहत वो पूरा क्लोजर, प्रोविजन और रेगुलेशन संबंधी सभी डायरेक्शन दे सकते हैं, सारी सुविधाओं को रोक सकते हैं। ये केंद्र सरकार इन पावर्स को समय समय पर डेलीगेट करता है, जो इस अधिनियम में नीचे प्रावधानों में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 है, रूल्स टू रेगुलेट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है, देश और विदेश की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश में कैसे स्टैंडर्ड हो, किस एरिया में कितना पोल्यूशन हो, तो उसमें एयर पोल्यूशन कैसा रहे, वाटर पोल्यूशन और सॉइल, इन सब के संबंध में स्टैंडर्ड बनाने की पावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को है। इससे रिलेटेड सारी शक्तियाँ सेक्शन 6 में उनको दी गई हैं। उसके पोल्यूटेंट्स की लिमिट कितनी हो, उनके प्रोसीजर क्या हो, उनके मॉनिटरिंग, उनमें हजार्डस सब्सटेंस की मात्रा कितनी हो, इन सबको रेगुलेट करने की शक्तियाँ केंद्रीय सरकार को है, और सेक्शन 6 में उसको बहुत विस्तार से समझाया है। इसका अधिनियम के धारा 7 में अगर आप देखेंगे तो इसमें जितनी भी इंडस्ट्री ऑपरेशंस हैं उनको एक सर्टेन लेवल तक पोल्यूटेंट इमिशन का रहता है। जैसा आप जानते हैं कि पर्यावरण में कोई चीज निस्सारित होती है तो उसका एक रहता है कि डाइल्यूशन होकर उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। तो इसके तहत वो रेगुलेट करते हैं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कितना एमिट कर सकते हैं। उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ से स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसको हम मॉनिटरिंग और अपनी कंसेंट उसमें जोड़ देते हैं। सेक्शन 8 में देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो भोपाल गैस ट्रेजरी की बात करें या बासल कन्वेंशन की बात करें, जिसके तहत हजार्डस वेस्ट मूवमेंट और इस सब का नॉट इन माई बैकयार्ड, मेरे जहाँ गार्बेज निकला तो थर्ड वर्ल्ड में डाल देते थे, उस सब को रोकने के लिए इस सेक्शन में प्रावधान किए गए हैं। और इस सेक्शन के तहत उनको कैसे हम सेफ गार्ड में लाएं, कैसे सुरक्षित करें, तो इस सेक्शन 8 को बनाया गया। और इसमें इन हजार्डस वेस्ट और सब्सटेंसेस को हैंडलिंग करने के लिए सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रखी गई। और इसी के तहत आप देखेंगे कि विभिन्न नियम बनाए गए हैं, जिसमें हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल और दूसरे आते हैं। उनमें कैसे रेगुलेट करें, एक देश से दूसरे देश अगर वेस्ट भेजना है तो कैसे करें, एक इंडस्ट्री का वेस्ट वो कैसे डिस्पोजल हो, कैसे रॉ मटेरियल टाइप से यूज़ करें, वो सारी प्रक्रियाएं रूल 8 के तहत तय की गई हैं और अलग अलग रूल बनाए गए हैं। जैसा कि जलवायु अधिनियम में था कि अगर कोई हम इंस्पेक्शन और उस पर जाते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इस अधिनियम में भी ये प्रावधान किया गया है कि पोल्यूशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए अगर कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी एजेंसी से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो सेंट्रल एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है कि अगर कोई आदमी ऐसे मटेरियल को हैंडल कर रहा है, ऐसा पोल्यूटेंट उत्पन्न कर रहा है जिससे पोल्यूशन हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको केंद्र सरकार को, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देने का है। अगर वो नहीं देते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई का प्रावधान है। उसका पर्पस खास तौर पे ये है कि ये जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अगर अथॉरिटीज़ के पास पहुंच जाती है तो वो उसके रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा चलाया जाता है, और हमारे आसपास के प्रदेशों को भी यहाँ से सुविधाएं दी जाती हैं। इस सुविधा में ये है कि कहीं कोई पोल्यूटेंट रिलीज होता है तो उसके एंटीडोट्स क्या हो सकते हैं, उसके संबंध में इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पोर्टल पे, और हमारी टीम भी रहती है जो उस सुविधा को उपलब्ध कराती है। तो उसकी खास तौर पे ये है कि जब तक आपको एक्सीडेंट या उस मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो आप कैसे एक्ट करोगे। तो ये जिम्मेदारी है हर ऑक्यूपायर की कि वो उस इन्फॉर्मेशन को जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उसका इमीडिएट रेमेडियल एक्शन लिया जा सके। जल और वायु अधिनियम के तहत जो प्रावधान है एंट्री और इंस्पेक्शन के, वो यहाँ पे भी प्रावधान दिए गए हैं। और ख़ास तौर पे एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्ट हैव राइट टू एंटर इन दी इंडस्ट्री और दी इंस्टीट्यूट। तो वो यहाँ पे उनको एंट्री इंस्पेक्शन के दौरान उसका मॉनिटरिंग और अपने जो फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सकें।
देन आप इसमें एक देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें पावर दिए गए हैं कि वो एंट्री और इंस्पेक्शन के बाद में वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करें, और उन कलेक्शन की प्रोसीजर क्या होगी ये भी उसी में निर्धारित किया गया है। और इन सेक्शन खासतौर पे सेक्शन 10 जिसमें पावर ऑफ एंट्री इंस्पेक्शन है, और सेक्शन 11 जहाँ सैंपल लेने की प्रक्रिया दी गई है, इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है कि ये लोग जब भी इंस्पेक्शन या इसके लिए आते हैं तो रूल में दिया गया है कि नोटिस फॉर इंस्पेक्शन दिया जाए, नोटिस फॉर सैंपल दिया जाए, और जब इसकी सैंपलिंग एनालिसिस हो जाती है तो इसको कम्युनिकेट भी किया जाता है जो पोल्यूटर है उनको, ताकि वो उसका रिमेडियल एक्शन ले सके और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में उसके अगेंस्ट कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सेक्शन 12 जो है इसमें एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज बनाने का है। जैसे जल और वायु अधिनियम में स्टेट बोर्ड को भी लेबोरेटरी बनाने का था, तो ऐसे नेशनल लॉ में, इन सेंट्रल एक्ट में, खासतौर पे ईपीए में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के तहत लेबोरेटरी स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। तो ईपीए में भी लेबोरेटरीज का रिकॉग्निशन होता है, जिससे कि हम पूरे देश में जो पर्यावरणीय स्टैंडर्ड्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित जो फंक्शन है उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। इस अधिनियम के तहत पेनल्टी और सजा इत्यादि के प्रावधान भी किए गए हैं कि जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं और वो अपने काम को कर रही हैं, और जहाँ जहाँ वायलेशन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इन अधिनियम के प्रावधान मिलते हैं उसमें इनको कार्रवाई का प्रावधान है। खास तौर पर सेक्शन 15 जिसको अभी हाल ही में संशोधित भी किया गया है, इसमें जो सेक्शन 5 में हमने निर्देश दिए या हम जो डायरेक्शन देते हैं और जिन पोल्यूटेंट और उनको नियंत्रण की बात करते हैं उनका वायलेशन पाया जाता है और वो कंटिन्यू रहता है, तो सेक्शन 15 में उनके अगेंस्ट कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें सजा और इम्प्रिजनमेंट दोनों का था। अभी हाल ही में उसमें संशोधन करके और उसको पेनल्टी तक निश्चित किया गया है, ताकि हम उस सजा के स्थान पे जो एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है उसको लिया जा सके और पेनल्टी ली जा सके। इसमें भी प्रावधान है, अगर ये कंपनी के द्वारा ऑफेंस होता है, जहां जो उनके ऑपरेटर हैं कंपनी के, वो अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं लेकिन किसी वजह से कंपनी द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता है, उस दशा में कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। और कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई में उसके क्लोजर और रिकवरी ऑफ दी थिंग्स का है। इसमें कंपनी के असेट के माध्यम से इस ऑफेंस के विरुद्ध जो पेनल्टी इत्यादि है उसको रिकवर की जाती है। सेक्शन 17 में पेनल्टी प्रोविजन फॉर ऑफेंस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसा कि जल और वायु अधिनियम में भी आपने देखा कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपना कार्य, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें खास तौर पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी डीम्ड एंड द गिल्टी फॉर द ऑफेंस। और ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ये इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो प्रावधान है कि या जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुपालन के लिए उस पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उनके प्रस्ताव बनाएं, उनको लागू करने की कार्रवाई करें, जहां कहीं पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कम करें, ताकि जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको कम किया जा सके, लोगों के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया जा सके। तो ऐसी दशा में जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फेल होते हैं तो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की गिल्टी मानी जाती है। इसमें भी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन एंड टेकन इन गुड फेथ का प्रावधान किया गया है। जो भी अधिकारी कर्मचारी इस एक्ट के तहत कार्रवाई हेतु निश्चित और नोटिफाइड किए जाते हैं और वो अगर कोई कार्रवाई करते हैं, उनके विरुद्ध सीधा कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का है कि कोई भी कोर्ट इस अधिनियम के तहत जो कार्रवाई है सीधा उसको अपने पास एडमिट नहीं करते हैं अनटिल अनलेस के एक आम आदमी उनको 60 दिन का नोटिस देके ये बताए कि जो अलीज्ड ऑफेंस है वो हो रहा है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
ऐसे केस में कोर्ट उन केसेस को ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। ये सेक्शन 20 में जस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और रिटर्न का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेक्शन 21 में मेंबर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ दी सेक्शन 3 के लिए जो काम करते हैं वो पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं। तो ये एग्जैक्टली जैसा कि हमारे आईपीसी में डिफाइंड है वैसे ही इनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। बार जुडिक्शन का है, नो सिविल कोर्ट सेल जुडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग। तो इस अधिनियम के तहत जो वायलेशन होते हैं उसमें अथॉरिटी के पास पहले अपील करने को जाना होता है, इसके बाद में कोई सिविल कोर्ट इसको एंटरटेन कर पाता है। सेक्शन 23 में भारत सरकार ने ये पावर रखे हैं कि वो समय समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अगर कुछ फंक्शन है जिनके पावर डेलीगेट करने का प्रावधान है तो वो उसको स्टेट बोर्ड्स को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट करते हैं टू एग्जीक्यूट द प्रोविजंस ऑफ दिस ईपीए। और उन डेलीगेशन ऑफ पावर्स के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्यवाही करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एक है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 25 में रूल बनाने के प्रावधान रखे हुए हैं और इसी के तहत आप देखें तो सेक्शन 7, 8, 6 इनको रिफर करके विभिन्न प्रकार के रूल देश में बनाए गए हैं। उनका मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। खासतौर पे आप देखें तो ईपीए के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, जिन भी उद्योग संस्थानों से हजार्डस वेस्ट निकलता है तो उसके नियंत्रण और मॉनिटरिंग, उनको रेगुलेट करने के लिए हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल सबसे पहले 1989 में बनाए गए, फिर 2003, 2008, 2011 एंड नाउ 2016 में ये फाइनल रूल बने हुए हैं। इसके तहत जहाँ कहीं भी हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है उसका कैसे निष्पादन हो उसके प्रावधान किए गए हैं। फिर हम हजार्डस केमिकल्स को इंपोर्ट करते हैं तो उनके इंपोर्ट और उनके स्टोरेज के संबंध में नियम बनाए गए हैं। देन केमिकल एक्सीडेंट ना हो उनको रेगुलेट करने के लिए 1996 में रूल बनाए गए। अस्पतालों से जो कचरा निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसके लिए जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम बनाए गए जिसमें सभी क्लिनिक, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, जितने भी संस्थान हैं जिनसे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उन सबको इसके तहत प्राधिकार लेने की जरूरत है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और उस अपशिष्ट के निष्पादन के लिए प्रदेश में 20 ऐसी कॉमन बायोमेडिकल डिस्पोजल फैसिलिटी बनाई गई हैं कि वो उस कचरे को इकट्ठा करती हैं और वहाँ जाके उसको डिस्पोजल करती हैं। तो जीव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित जितने भी हमारे क्लिनिक हैं, अस्पताल हैं, उनसे अनुरोध है कि वो विधिवत इस नियम के तहत प्राधिकार लें और इन्फेक्शियस वेस्ट जितना भी है उसको CBWTF के माध्यम से निष्पादन करें ताकि प्रदेश में बीमारियां और इन्फेक्शन संबंधी पोल्यूशन ना हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जितने भी आप देखते हैं छोटी छोटी पंचायत हमारे शहरों के आसपास गार्बेज के ढेर पड़े रहते हैं, तो इस अधिनियम में इसमें समय सीमा देते हुए ये रूल बनाए गए हैं और इस अपशिष्ट को निष्पादन के लिए उसमें प्रक्रिया दी गई है। और यहाँ तक आप देखेंगे कि कोई भी सॉलिड वेस्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं रिसोर्स छिपा हुआ है। तो इस नियम के तहत मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी लगाने, MRF लगाने का है, इस वेस्ट से अलग करके फ्यूल बनाने का है, इस वेस्ट से जो सैड इत्यादि निकलती है उससे हम पेपर ब्लॉक इत्यादि बना सकते हैं। तो इसमें खासतौर पे वेस्ट मैनेजमेंट रूल जितने भी हैं इनमें खास ये ध्यान रखा जाता है कि वेस्ट एक तो जनरेट ना हो, तो उसको कैसे मिनिमाइज करें। तो वेस्ट को मिनिमाइज करना, फिर उसका रिसाइकिल करके देखना कि कहीं रिसाइकिल हो सकता है क्या, फिर कहीं रीयूज के बारे में, रिकवरी, रिप्रोसेस और अंत में उसके डिस्पोजल के बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो इन खासतौर पे वेस्ट मैनेजमेंट रूल की जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रिवेंटिव टाइप की है कि हम पहले वेस्ट जनरेशन को कम से कम कैसे कर दें और फिर उसका जितना जहाँ कहीं भी यूज़ हो सकता है यूज़ करें और फिर कहीं जो कुछ यूज़ करने लायक नहीं होता है उसी को हमें लैंडफिल या डिस्पोजल के लिए भेजना चाहिए। इन्हीं नियमों के तहत बैटरी मैनेजमेंट रूल बनाए गए हैं। चूँकि लेड एसिड बैटरी से बहुत लेड कंटेंट मटेरियल निकलता है और लेड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको रिकवरी रिसाइकिल हो सके इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इसी में EPR को भी ऐड किया गया।
देन AIA नोटिफिकेशन के संबंध में मैंने पहले भी बताया कि ये चूंकि सेक्शन 3 के तहत रेस्ट्रिक्टेड एरिया या सर्टेन एक्टिविटी पर नियंत्रण रखने और उनका इम्पैक्ट असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। फ्लाई एश अगर आप देखें तो पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा फ्लाई एश जनरेट होती है और ये फ्लाई एश से हमारे हजारों एकड़ जमीन राख भरी हुई है। तो इस नोटिफिकेशन 2021 में फ्लाई एश से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि जो भी जनरेटर है उसकी जिम्मेदारी है कि फ्लाई एश का यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करे। अगर वो इसका सुनिश्चित नहीं करते हैं डिस्पोजल, तो उनके ऊपर 1000 रुपये पर टन के हिसाब से एनवायरमेंट कंपनसेशन लागू किया जाएगा। तो अभी हमारा सिंगरौली जो कि पावर हाउस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लाई एश निकलती है और अभी आप देखेंगे प्रेजेंटली उसकी यूटिलाइजेशन का रेट बहुत बढ़ा हुआ है और ये डेटा हम पब्लिक डोमेन में भी रखते हैं ताकि ये एनकरेजिंग हो। नॉइज प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन कंट्रोल रूल बने हैं 2011। इसमें खासतौर पे जो नॉइज क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ हैं उन पर नियंत्रण के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और SP को पावर दिए गए हैं। हालांकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसमें नियमित मॉनिटरिंग करता है और मॉनिटरिंग करके सरकार को या इन संस्थाओं को सुझाव वार्षिक रूप से देते हैं। एक बड़ा समस्या है प्लास्टिक वेस्ट की। प्लास्टिक वेस्ट में आप देखें तो अभी प्रदेश में कैरी बैग बनाने के लिए पूरा प्रोहिबिट किया है, फिर भी चूंकि ये एक ऐसी यूटिलिटी है ये कहीं ना कहीं बाहर से एंट्री होकर प्रदेश में आती है। भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक 19 प्रकार के हैं, उनको टोटल प्रतिबंधित किया है और इसमें हर शहरों में दल गठित किए गए हैं कि वो उस प्रकार के अगर प्रोडक्ट आते हैं तो उनको कैसे निपटान करें। अभी हाल ही में EPR गाइडलाइंस आ रही हैं तो वो प्लास्टिक के लिए, इसको बड़ा बारीकी से देखें तो ये एक इकोनॉमिक टूल है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया, मार्केट में डाला और उससे जब वो यूजफुल नहीं रहेगा तो उसको वापस इकट्ठा करके डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी इस EPR गाइडलाइन में दी जाती है। अभी हाल ही में एक सर्कुलर इकोनॉमी का भी टर्म आया है और उसमें खासतौर पे ये है कि कहीं भी कोई वेस्ट निकल रहा है तो उसका जहाँ कहीं भी यूज़ हो सकता है तो उसका यूज़ सुनिश्चित करें ताकि एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े। ये कुछ आप देखें तो वेस्ट में जो हैंडल करते हैं तो लोगों को जानकारी नहीं होने से इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको फॉर्मलाइज करने का है इसमें कि जो निचले लेवल ये रिकवरी आप देखें तो वेस्ट में 99% मटेरियल रिकवरी योग्य होता है, लेकिन थोड़े से फायदे के लिए आप इस इमेज में देखेंगे कि उसमें वो रबर को जला दिया गया है और तार भर को रिकवर कर लेंगे। तो ये जो रबर जिसको जलाया गया है जिससे ये प्रदूषण उत्पन्न होते दिख रहा है, ये एज सच पोल्यूशन नहीं है, कहीं ना कहीं रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं और वही वेस्ट जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो वही प्लास्टिक या कवर या इंसुलेशन मटेरियल दूसरे मटेरियल रिकवरी के काम आ सकता है जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता और थोड़े से फायदे के लिए पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। तो इन सब को फॉर्मल करने की व्यवस्था ई वेस्ट रूल में की गई है। म्यूनिसिपल वेस्ट में देखें तो शहरों के बाहर ऐसे गार्बेज के ढेर होते हैं जो हमारे बारिश के पानी के साथ मिलकर नदी तालाब को पोल्यूट करते हैं, तो अब इनके लिए भी पूरा वेस्ट को रिकवरी और लीगेसी वेस्ट को हटा के उपचार करने की व्यवस्था है और इनको कैपिंग या कंप्लीट रिकवरी की व्यवस्था है। तो ये पूर्व में ट्रेनिंग्स इत्यादि के दौरान लिए गए चित्र हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा करके ग्रीन कवर कर दिया जाता है। रिवर पोल्यूशन में देखें तो कई जगह हम लोग देखते हैं तो नर्मदा में एजोला आ जाता है, ये भी एक पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से पूरी नदी कवर हो जाती है। ये रिवर में रुनाफ होकर जो पानी आता है उससे होता है पोल्यूशन। इन सब के लिए प्लान बनाए गए हैं और ख़ास तौर पे 2010 में जब NGT आ गया उसके बाद इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है और सभी रेगुलेटरी एजेंसी सजग हैं और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी तालाब में बहुत पोल्यूशन होता है, तो इसके लिए विशेष गाइडलाइन बनाई गई हैं और मूर्ति विसर्जन के लिए कुंड बनाए गए हैं जिनमें उनको विसर्जित कराया जाता है और सुरक्षित निपटान के लिए भेज दिया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इन नियमों को लागू करने के लिए, ताकि हम पूरे लोगों को जागृत कर देंगे तो वो अगर सोर्स पर ही कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे जो रिसोर्स हैं, चाहे नदियाँ हैं, तालाब हैं या जो बाहर पोल्यूशन करते हैं, वो कम हो सकता है। तो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है।
रिवर्स में ये ड्राइव चला के एक इंडिकेटिव घाटों को साफ की गई है। ये जो अस्पतालों से कचरा निकलता है, इसके निपटान के लिए प्रदेश में 20 सुविधाएं बनाई गई हैं, बड़ी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसमें डबल चैम्बर्ड वो होते हैं, तो जितना इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको हम इनमें इंसिनरेट कर देते हैं, तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उससे जो गैस निकलती है उनको स्क्रब करके कर देते हैं। जहाँ रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसको हम ऑटोक्लेव में डाल के डिसइंफेक्ट कर देते हैं और वो रिसाइकलिंग में, जैसे आप ब्लड कैथेटर्स है, यूरिन कैथेटर, उन सबको रिसाइकलिंग और उसके लिए भेज दिया जाता है। श्रेडर होते हैं जिनसे उनको काटा जाता है और ये उनकी मॉनिटरिंग फैसिलिटी, ताकि मिशन ऊपर जा सके। ये थोड़ा सा अगर देखें तो प्रदेश में लगभग 22,000 इंडस्ट्री हैं, 11,000 के आसपास अस्पताल हैं। इनमें जो ज़्यादा प्रदूषणकारी हैं वो 13,000 उद्योग हैं और मध्यम प्रदूषणकारी 3,500 और कम प्रदूषणकारी 5,000 उद्योग हैं। स्थानीय संस्थाएं जिनसे कि हमारा सॉलिड वेस्ट और सीवेज जनरेट होता है वो 418 हैं, जिसमें 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, 398 म्यूनिसिपलिटीज़ है और 5 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। अभी इन नियमों को लागू करते करते ये हुआ है कि करीब करीब 67 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन के तैयार हैं जो चल रहे हैं और 140 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रदेश में प्लान किए गए हैं जो जल्दी बनेंगे। ये कंसेप्ट आई थी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, जिसके तहत प्रदेश में जो औद्योगिक क्षेत्रों से छोटे छोटे उद्योगों से दूषित जल निकलता है उसको हर एक लोग उपचार व्यवस्था नहीं कर पाते, उस उपचार व्यवस्था के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। उसमें इंदौर के सावेर रोड में, बुरहानपुर में, रंगवासा इंदौर में, गोविंदपुरा भोपाल और मेघनगर झाबुआ में एक एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं जहां इन सब का उपचार होता है। हमारे प्रदेश के जो 11-12 हज़ार अस्पताल और हेल्थ केयर फैसिलिटी है उनसे जो अपशिष्ट निकलता है उनके लिए प्रदेश में 20 सुविधाएं लगाई गई हैं, जिनमें लगभग 16 टन चीफ चिकित्सा अपशिष्ट प्रतिदिन डिस्पोजल किया जा रहा है। प्रदेश के 7 शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर और सागर, जो नॉन अटेनमेंट सिटी हैं। इनमें एनकैप के तहत प्रोग्राम चल रहा है ताकि शहरों के वायु प्रदूषण को सुधारा जा सके। इसी प्रकार 19 नदियां हैं, उनके छोटे छोटे अंश हैं जिसमें कान, छिपरा और बेतवा प्रमुख हैं। इन नदियों की जल गुणवत्ता का सुधार और इनके रिजुवनेशन की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में एक कॉमन हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी पीथमपुर में है, जहां आपको ध्यान होगा अभी भोपाल से जो भोपाल गैस UCIL का अपशिष्ट था उसको भी बर्न करने की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक एनवायरमेंट सर्विलेंस सेंटर स्थापित किया है जहां सारे प्रदूषणकारी उद्योग, जिसमें खासतौर पर देखें तो 400 उद्योगों को जोड़ा गया है और उनमें 916 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित कराए गए और उस सर्विस सेंटर में हम ऑनलाइन देखते रहते हैं। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है कि फिजिकल इंस्पेक्शन और इंटरवेंशन को कम करके वर्चुअल इंस्पेक्शन के ऊपर जाएं। तो इस सेंटर के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी उद्योग हैं 141, जिनको हम 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योग बोलते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, उनका यहीं से निगरानी होती है और जब कभी ज़्यादा प्रदूषण होता है तो उसके विरुद्ध उनको SMS जाता है और अगर लगातार प्रदूषण करते रहते हैं तो उनको नोटिस जाता है और बंद करने जैसी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। इस पूरे प्रशिक्षण में हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों को जाना। हमने समझा कैसे केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देने, मानक तय करने, निरीक्षण करने और नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही प्रदूषण फैलाने पर सजा, कंपनियों व सरकारी विभागों की जिम्मेदारी और ई-वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जैसे मामलों पर बनाए गए नियम भी इस अधिनियम का हिस्सा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मुझे उम्मीद है ये जो 3 प्रेजेंटेशन अभी किए गए, जिसमें जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें प्रदेश में जो हम काम कर रहे हैं या इनके प्रावधान को लागू कर रहे हैं, इनके संबंध में जो अभी हमने आपको अवगत कराया, निश्चित तौर पे आप इससे संतुष्ट हुए होंगे और इस संबंध में अगर आप संतुष्ट हैं
तो इसके पश्चात एक क्वेश्चनर आएगा, उसके जवाब आप अगर देते हैं तो आप सेल्फ सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे, जो ये संतुष्टि दर्शाता है कि आपके द्वारा उक्त अधिनियमों के संबंध में एक बेसिक नॉलेज है वो प्राप्त किया गया है। धन्यवाद। आज हमने 3 प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियमों को समझा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए बनाए गए इस कानून के तहत केंद्र और राज्य बोर्डों को अधिकार दिए गए हैं कि वे जल प्रदूषण की निगरानी करें, मानक तय करें और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1941 वायु की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु यह अधिनियम बनाया गया, जो वाहनों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बोर्डों को निरीक्षण, सैंपलिंग और दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यह एक समग्र अधिनियम है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यापक अधिकार देता है, जैसे नियम बनाना, हानिकारक रसायनों का नियंत्रण, ई वेस्ट और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश तय करना। यह जानकारी क्यों उपयोगी है? इन अधिनियमों की समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाती है और किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इससे हम न सिर्फ जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, बल्कि अपने कार्यक्षेत्र में भी पर्यावरणीय नियमों का सही पालन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ यह प्रशिक्षण पूरा होता है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाली रही होगी।